18 जोर कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेकपूर्वक देखें और सुनें। सीनियर ब्रदर, स्टॉप इट। यू आर द विलन एक पूरी तरह से काल्पनिक कथा है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं केवल लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समाज, संस्कृति, धर्म या परंपरा से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का मकसद सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन है। हमारा किसी भी व्यक्ति, धर्म, समाज या संस्कृति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आपको इस कहानी का कोई हिस्सा असंगत या अनुचित लगे, तो कृपया इसे एक मनोरंजनात्मक और काल्पनिक रचना के रूप में ही लें। इस कहानी का संपूर्ण श्रेय मूल लेखक को जाता है। हम केवल इसे अपनी आवाज, वीडियो और इमेज जनरेशन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समर्थन करें, सपोर्ट अस। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो आप हमें डोनेशन भेजकर सपोर्ट कर सकते हैं। डोनेशन यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका हर छोटा सा सहयोग हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत देता है। अपनी तलवार पर आकाश में उड़ते हुए ठंडी हवा गरज रही थी, लेकिन फैंग शाओ पूरी तरह से शांत महसूस कर रहा था। मास्टर, छोटी लड़की, जो फैंग शाओ की बाहों में अपना सिर छिपाए बैठी थी, ने अचानक अपना सिर उठाया और डरते हुए पूछा, मास्टर, क्या मैंने आपको कोई परेशानी दी है? फैंग शाओ हंसने से खुद को रोक नहीं सका। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? छोटी लड़की ने अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाते हुए बोली, मैंने सुना है कि गुरु का संप्रदाय में बहुत ऊंचा स्थान है और बहुत से लोग गुरु की बात सुनते हैं। गुरु के संप्रदाय में ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनसे अलग होना उन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, है ना? लेकिन गुरु ने मेरे कारण संप्रदाय छोड़ा। मैं इस बिंदु पर छोटी लड़की आगे नहीं बोल सकी। फैंग शाओ ने छोटी लड़की के सिर पर धीरे से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर ने ताइवेई संप्रदाय को आंशिक रूप से तुम्हारे कारण छोड़ा, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन यदि गुरु अपने शिष्य के पक्ष में खड़े न होते, तो उसे संप्रदाय छोड़ने की आवश्यकता ही न पड़ती, है ना? छोटी लड़की ने पूछा। फैंग शाओ ने आह भरते हुए कहा, इस जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं करनी चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो करनी ही चाहिए। ये चेन का व्यवहार मेरी सीमा रेखा के पार चला गया है, इसलिए ताइबेई संप्रदाय में या तो वह या मैं। चूंकि संप्रदाय ने ये चेन की रक्षा करने का निर्णय लिया है, तो स्वाभाविक रूप से मैं अब और नहीं रुकूंगा। लेकिन क्या मास्टर इसे देने में हिचकिचाएंगे नहीं? उससे अलग होना सचमुच थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों को और भी नहीं छोड़ना चाहती। फैंग शाओ ने गंभीरता से कहा, छोटी बच्ची, ये पहला पाठ है जो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। मुझे आशा है कि भविष्य में तुम चाहे कितनी भी आगे बढ़ो, तुम हमेशा याद रखोगी कि ताओ की साधना से पहले मन की साधना सर्वोपरि है। हम साधना वीरता और हिंसा के लिए नहीं करते, न ही सभी जीवों को नीचा दिखाने के लिए, बल्कि इसलिए करते हैं कि जब हमारे पास कुछ ऐसा हो जो हम करना चाहते हैं और जो हमें करना ही है, तो हम उसे करने में सक्षम हो। बेफिक्री का मतलब अपनी मर्जी से काम लेना नहीं है। ये चेन पहले ही राक्षसी मार्ग पर चल पड़ा है और भविष्य में अवश्य ही भटक जाएगा। मैं नहीं चाहती कि एक दिन तुम्हारा भी अंत उसके जैसा हो। छोटी लड़की ने सिर हिलाया, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह समझ रही थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। छोटी लड़की के चेहरे पर अभी भी कुछ हद तक आत्मनिंदा भरी अभिव्यक्ति देखकर फैंग शाओ हंसा। छोटी लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि यह दयनीय है कि तुम्हारे गुरु ने ताइवेई संप्रदाय छोड़ दिया? जियाओया ने अपना सिर खुजलाया, समझ नहीं पा रही थी कि फैंग शाओ की बातों का क्या जवाब दे। उसे अपने गुरु की स्थिति पर तरस आ रहा था। आखिरकार, संप्रदाय का नेता अपने सबसे बड़े शिष्य को एक छोटी शाखा के शिष्य के लिए त्याग देगा, और इस सबसे बड़े शिष्य ने संप्रदाय में अनगिनत योगदान दिए थे। लेकिन वह खुद को ये कहने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि यह बहुत दुखदायी होता। फैंग शाओ ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, छोटी बच्ची, मैं तुम्हें दूसरा सबक सिखाता हूँ। कभी कभी एक नींव एक खजाना होती है, लेकिन कभी कभी यह एक बोझ भी हो सकती है, खासकर जब आपका उस पर नियंत्रण न हो। ताइवेई संप्रदाय वास्तव में मेरे 30 वर्षों के श्रमसाध्य प्रयासों का परिणाम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इस नींव से चिपका रहना चाहता हूं। अब तक मेरे प्रयास मुख्य रूप से कृतज्ञता का ऋण चुकाने के लिए रहे हैं। अब जब ऋण चुका दिया गया है, तो बाकी समय मेरा अपना है। छोटी लड़की हैरान होकर बोली, मास्टर जी, आपका क्या मतलब है? फैंग शाओ ने उसके सिर पर थपथपाया और हंसते हुए कहा, मेरा मतलब है, तुम्हारा स्वामी अब स्वतंत्र है। मैं जो चाहूं कर सकता हूं, और मुझे अब संप्रदाय के हितों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी लड़की हैरान रह गई। तो क्या मास्टर हमेशा यही सोचते रहे हैं? ताइवेई संप्रदाय उनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उन्होंने सोचा था। सच तो यह है कि फैंग शाओ को ताइवेई संप्रदाय महत्वहीन नहीं लगता था, बल्कि उसे लगता था कि उसने इसकी वजह से बहुत समय बर्बाद कर दिया है।
उसे हमेशा उम्मीद थी कि कोई उसकी जिम्मेदारियां संभालेगा ताकि वह अपने कामों पर ध्यान केंद्रित कर सके, और यही मूल कारण था कि वह संप्रदाय के लिए शिष्यों को विकसित करने में समर्पित था। फैंग शाओ के लिए पवित्र पुत्र का पद सचमुच महत्वहीन है, उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं। उसके लिए पवित्र पुत्र का पद सिंहासन से ज्यादा एक बेड़ी जैसा है। ये चेन जैसा लालची और स्वार्थी इंसान ही इस पद का लालच करेगा। फैंग शाओ भले ही पवित्र पुत्र का पद नहीं चाहते हों, लेकिन वे ये चेन को इसे छीनने नहीं दे सकते, ये सम्मान का मामला है। उनकी योजना ऐसे योग्य शिष्यों को तैयार करने की थी जो बड़ी जिम्मेदारियां उठा सकें और फिर वैध रूप से पवित्र पुत्र का पद सौंप सकें। जहां तक उनकी अपनी बात है, वे चाहें तो संप्रदाय में बने रह सकते थे या विदेश यात्रा कर सकते थे। आखिरकार दुनिया इतनी विशाल थी, अगर वे बाहर जाकर इसे और न देखें तो क्या यह उनके इस जीवन की बर्बादी नहीं होगी जिसमें वे देहांतरित हुए थे। इसलिए फैंग शाओ को संप्रदाय छोड़ने पर निराशा महसूस नहीं हुई, उसे बस थोड़ा अफसोस हुआ। अफसोस की बात है कि ताइवेई संप्रदाय आखिरकार वह नहीं बन पाया जो वह चाहता था। अफसोस की बात है कि एक बेहतरीन ताइवेई संप्रदाय को दो बुरे लोगों, ये चेन और लिंग जुजी, ने बर्बाद कर दिया। अफसोस की बात है कि उसके मूल रूप से निष्पक्ष और बुद्धिमान गुरु का अंत इस तरह हुआ। हालांकि ये वह परिणाम था जिसे उन्होंने चुना था, और भविष्य में चीजें किस प्रकार विकसित होंगी, यह उनका कोई काम नहीं है। हालांकि फैंग शाओ ने ये चेन को ऐसा करने नहीं दिया। ये चेन एक चुना हुआ व्यक्ति है जिसके पास सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा धन है। ऐसे धनवान लोग साधना में बहुत तेजी से प्रगति करते हैं। हालांकि छोटी लड़की इस राक्षस को मारकर अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहती है। इसलिए फैंग शाओ ये चेन को बार बार पीटने की योजना बनाता है जब तक कि वह खुद की देखभाल करने में असमर्थ न हो जाए और उसकी साधना का स्तर गिर न जाए। अगर मौका मिले तो बेहतर होगा कि उसके सारे सामान लूट लिए जाएं, ताकि उसकी ताकत बहुत तेजी से न बढ़े और छोटी लड़की अपना बदला न ले पाए। कुछ ही समय बाद फैंग शाओ छोटी लड़की को लेकर अपनी तलवार पर सवार होकर लियांग शहर के लिए उड़ान भर गया। उस जाने पहचाने शहर को देखते हुए उस युवती के चेहरे पर उलझन थी। हालांकि वह सिर्फ एक रात के लिए ही बाहर गई थी, लेकिन इस शहर में उसके लिए सबसे खास इंसान अब वहां नहीं था। इससे छोटी लड़की बहुत दुखी हो गई और ये चेन के प्रति उसकी नफरत और गहरी हो गई। फैंग शाओ ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, चलो पहले लिंगलोंग मंडप चलते हैं। इस समय लिंगलोंग मंडप पर ताइवेई संप्रदाय की दूसरी शाखा के 3 शिष्य पहरा दे रहे थे। इन तीनों शिष्यों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि फैंग शाओ ताइवेई संप्रदाय छोड़ चुके हैं। फैंग शाओ को देखते ही उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने झुककर उनका अभिवादन किया, वरिष्ठ भाई पवित्र पुत्र। चाहे कुछ भी हो, फैंग शाओ हमेशा उनके दिलों में सबसे सम्मानित व्यक्ति थे, यहां तक कि संप्रदाय के नेता से भी ज्यादा। आखिरकार उनके लिए संप्रदाय का नेता अक्सर एक अप्राप्य व्यक्ति होता था, लेकिन फैंग शाओ एक सच्चे मार्गदर्शक थे जिन्होंने उन्हें साधना के मार्ग पर अग्रसर किया। तीनों पुरुषों के सामने झुकते हुए फैंग शाओ ने हाथ हिलाया और कहा, सज्जनों, मेरी यात्रा का उद्देश्य उन 2 लोगों को दफनाना है जिनकी कल ये चेन ने दुखद हत्या कर दी थी। कृपया उनके अवशेष मुझे सौंप दें। एक शिष्य ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हाँ पवित्र पुत्र वरिष्ठ भाई, कृपया मेरे पीछे आइए। हालांकि फैंग शाओ ने संप्रदाय छोड़ दिया था, फिर भी वह यहाँ खुलकर कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि उसे समझाना मुश्किल होता, और ये शिष्य उसे पहाड़ पर वापस लौटने के लिए मनाने की पूरी कोशिश जरूर करते। उसे परेशानी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने इस बात को यूं ही छोड़ दिया। खैर, पहाड़ पर लौटने पर उन्हें पूरी कहानी स्वाभाविक रूप से पता चल ही जाती। कुछ ही देर में फैंग शाओ और छोटी बच्ची आंगन के एक तरफ एक खाली कमरे में पहुंचे, जहां 2 ताबूत रखे थे, एक बड़ा और एक छोटा। दोनों ताबूतों को देखकर छोटी बच्ची खुद को रोक नहीं पाए और खुद को छोटे ताबूत पर गिराकर फूट फूट कर रोने लगी। फैंग शाओ ने यह दृश्य देखकर आह भरी। आज से उस छोटी बच्ची का परिवार सिर्फ मैं ही रहूंगी। छोटी लड़की का रोना शांत होने के बाद फैंग शाओ ने धीरे से कहा, छोटी लड़की, दुकानदार और अपने भाई को दफनाने के लिए मेरे साथ आओ। छोटी लड़की ने दांत पीसकर जोर से सिर हिलाया। फैंग शाओ की व्यवस्था के तहत दोनों के लिए जल्दी ही एक शुभ दफनाने की जगह ढूंढ ली गई। दफनाने के बाद छोटी लड़की कब्र के पत्थर के सामने घुटनों के बल बैठी और बोली, दुकानदार चाचा, जियाओ बाओ, मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा बदला लूंगी और स्वर्ग में तुम्हारी आत्माओं को शांति देने के लिए तुम्हारे कत्ल करने वालों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ऐसा कहने के बाद छोटी लड़की ने 4 बार प्रणाम किया। फिर छोटी लड़की ने फैंग शाओ को 3 बार और प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, आपका शिष्य आपको प्रणाम करता है। फैंग शाओ को मजा भी आया और गुस्सा भी। ये कैसा शिक्षुता समारोह था। हालांकि छोटी बच्ची की वर्तमान मनोदशा को देखते हुए फैंग शाओ ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उन्होंने सिर हिलाया और कहा, आज से तुम मेरी औपचारिक शिष्या हो। मैं अब ताइवेई संप्रदाय का सदस्य नहीं हूं, इसलिए तुम भी ताइवेई संप्रदाय की शिष्या नहीं हो। इसके अलावा छोटी बच्ची, नाम भी उचित नहीं है। शायद मुझे तुम्हें कोई नाम देना चाहिए।
क्या तुम्हें अपने पिता का उपनाम याद है? छोटी लड़की ने अपना सिर हिलाया। तो फैंग शाओ ने कहा, ऐसी स्थिति में आपको मेरा उपनाम लेना होगा। कुछ देर सोचने के बाद फैंग शाओ ने कहा, दीवार के कोने में बेर के कई फूल हैं जो पाले के सामने अकेले खिल रहे हैं। मैं दूर से ही पहचान लेता हूं कि ये बर्फ नहीं है, क्योंकि इनमें हल्की सी खुशबू आ रही है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम भी बेर के फूल की तरह होगे, पाले और बर्फ का सामना करते हुए और ठंड के कारण झुकते नहीं। छोटी लड़की ने पूछा, तो मास्टर ने मेरा नाम फैंग मेई रखा? फैंग शाओ ने अपना सिर हिलाया, नहीं, ये फैंग लिंगक्स्यू है। छोटी लड़की, मजाक कर रही हूँ। मैं अपनी शिष्या का नाम फैंग मेई जैसा घटिया कैसे रख सकती हूँ? फैंग लिंगजू ज्यादा अच्छा लगता है। छोटी लड़की, या यूं कहें कि अब उसका नाम फैंग लिंगजू होना चाहिए, ने फैंग शाओ के सामने गहरी श्रद्धा से झुककर कहा, गुरुजी, मुझे ये नाम देने के लिए धन्यवाद। फैंग लिंगजू के खड़े होने के बाद फैंग शाओ ने कहा, जुए, मुझे इस दौरान कुछ और जरूरी काम निपटाने हैं, इसलिए मुझे तुम्हें कुछ समय के लिए एक दोस्त के पास भेजना है। मैं 1-2 महीने में या ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 महीने में वापस आ जाऊंगा। मेरे लौटने से पहले तुम्हें अच्छा व्यवहार करना होगा और कोई परेशानी नहीं पैदा करनी होगी। फैंग लिंगज्यू को उम्मीद नहीं थी कि उसके गुरु उसकी शिक्षुता समारोह समाप्त होते ही एक लंबी यात्रा पर निकल जाएंगे और कई महीनों के लिए चले जाएंगे। इतने लंबे समय तक उनसे न मिलने के विचार से फैंग लिंगज्यू का चेहरा उदास और मुंह फुला हुआ था। फैंग शाओ ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, वह जगह कई साधकों के लिए एक स्वप्निल स्थान है। वहां एक बहुत ही सुंदर चाची हैं जो तुम्हें उन्नत तलवारबाजी सिखाएंगी। मेरे लौटने से पहले तुम्हें उस चाची के साथ मन लगाकर अध्ययन करना होगा और अपने गुरु को शर्मिंदा नहीं करना होगा। फैंग लिंगज्यू ने उत्सुकता से पूछा, मास्टर किस स्थान के बारे में बात कर रहे हैं? फैंग शाओ थोड़ा मुस्कुराया, पियाओ मियाओ पीक, जियाओयाओ हॉल। लिंगलोंग मंडप की रखवाली कर रहे दूसरे शाखा के शिष्यों को विदाई देने के बाद फैंग शाओ ने फैंग लिंगक्स्यू को लिया और अपनी तलवारों पर मिस्टी पीक की ओर उड़ान भरी। दूसरी शाखा के उन शिष्यों ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि फैंग शाओ अब उनके पवित्र पुत्र वरिष्ठ भाई नहीं रहे। मिस्टी पीक लियांग शहर से 1000 मील से भी ज्यादा दूर है। चूंकि फैंग शाओ को किसी को उठाकर ले जाना था और अपनी असली ऊर्जा से फैंग लिंगज्यू की रक्षा करनी थी, इसलिए उसकी गति काफी कम हो गई थी। इसलिए वे दोनों पूरे 3 दिन तक उड़ते रहे। इन 3 दिनों के दौरान फैंग लिंगक्स्यू धीरे धीरे अपने प्रियजनों को खोने के दर्द से उबर गई और फैंग शाओ से बात करते समय वह अधिक बार मुस्कुराती थी, जिससे फैंग शाओ को राहत मिली। हालांकि घृणा किसी की प्रगति के लिए प्रेरक शक्ति हो सकती है, लेकिन उसमें अत्यधिक डूबे रहना साधना के लिए हानिकारक है। फैंग शाओ पिछले कुछ दिनों से उस छोटी बच्ची का लगन से मार्गदर्शन कर रहा था और उसे धीरे धीरे घृणा और पीड़ा से उबरते देखकर उसे खुशी हुई। 3 दिन बाद मिस्टी पीक पर केयरफ्री हॉल में युंजियन मंडप के अंतर्गत आने वाले 13 मंडपों में से जियाओयाओ मंडप प्रमुख है, हालांकि यह एक संयुक्त स्थान है। 13 मंडपों में से दूसरा प्रमुख मंडप है लेंगलिंगयुए। जियाओयाओ मंडप की प्रमुख जियाओ रुयाओ तलवारबाजी में माहिर हैं और उन्हें जियाओयाओ परी के नाम से जाना जाता है, जबकि लेंगयुए मंडप की प्रमुख लेंगलिंगयुए तलवारबाजी में माहिर हैं और उन्हें लेंगयुए परी के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को सामूहिक रूप से युंजियन मंडप की जुड़वां सुंदरियां कहा जाता है और ये युंजियन मंडप की प्रमुख लिन फैंगटियन की दाहिनी हाथ की स्त्रियां हैं। शीत चंद्र परी लेंग लिंगयू लिन फैंगटियन की धर्मपत्नी है, जबकि लापरवाह परी शियाओ रुयाओ लिन फैंगटियन की पहली पत्नी है। शियाओ रुयाओ और लिन फैंगटियन की एक बेटी है जिसका नाम लिन शियाओरान है, जो फैंग शाओ की मंगेतर भी है। फैंग शाओ के यहाँ आने का उद्देश्य शियाओयाओ हॉल की प्रमुख शियाओ रुयाओ के प्रति सम्मान प्रकट करना था, जो उनकी भावी सास भी हैं। जियाओ रुयाओ की बेटी 15 साल की हो चुकी है, लेकिन जियाओ रुयाओ खुद 15 या 16 साल की लड़की लगती है और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वो 15 साल के बच्चे की माँ है। फैंग शाओ के आने की खबर सुनते ही वो तुरंत रिसेप्शन रूम में अपने होने वाले दामाद से मिली। जियाओ रुयाओ के युवा चेहरे को देखकर, जो समय से अछूता सा लग रहा था, फैंग शाओ साधना की शक्ति पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। शाश्वत यौवन के इसी प्रभाव के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे लोग अमरता की साधना के लिए बेताब हैं। जियो रुयाओ ने पहले अपनी खूबसूरत आंखों से फैंग शाओ को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, फैंग शाओ, मुझे याद है कि आखिरी बार जब आप मेरे जियो हॉल में आए थे, तब 7 साल पहले थे। 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बिल्कुल नहीं बदले हैं। फैंग शाओ ने सूखी हंसी हंसते हुए कहा, चाची जियाओ, कृपया मेरा मजाक मत उड़ाए। जब जवान दिखने की बात आती है, तो इस दुनिया में आपकी तुलना कौन कर सकता है? आपकी शक्ल देखकर कुछ लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि आप रन की बहन हैं। जियाओ रुयाओ ने अपना मुंह ढक लिया और हंसते हुए बोली, तुम छोटे बदमाश, तुम्हारी जबान बहुत मीठी है। वैसे तुम आज यहाँ सिर्फ मेरी चापलूसी करने तो नहीं आए हो ना? ये सुनकर फैंग शाओ ने गंभीरता से कहा, चाची जियो, मुझे आपसे एक अनुरोध करना है।
जियाओ रुयाओ ने सिर हिलाया, आगे बढ़ो। फैंग शाओ ने फैंग लिंगज्यू को, जो उसके बगल में अजीब तरह से बैठा था, थपथपाया और कहा, ये छोटी लड़की मेरी नई स्वीकृत शिष्या है। इसका कोई रिश्तेदार नहीं बचा है और मेरे अलावा उसे कहीं और जाने की जगह नहीं है। लेकिन मुझे जल्द ही एक लंबी यात्रा पर जाना है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आंटी जियाओ मेरे लिए इसकी देखभाल कर सकेंगी। जियो रोयाओ ने अपनी नज़र फैंग लिंगज्यू पर घुमाई और अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठीं। वह तेजी से आगे बढ़ी, पहले फैंग लिंगज्यू को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर फैंग लिंगज्यू के हाथ और कंधे पर चुटकी काटी। हालांकि उसने खुद को रोकने की पूरी कोशिश की, फिर भी फैंग लिंगज्यू को चुटकी से तेज दर्द महसूस हुआ। लेकिन यहाँ आने से पहले फैंग शाओ ने उसे बार बार जियो रोयाओ के साथ बदतमीजी न करने की हिदायत दी थी, इसलिए फैंग लिंगज्यू ने दांत पीसकर उसे सहन किया। हालांकि जियो रुयाओ द्वारा चुटकी काटे जाने के बाद फैंग लिंगक्स्यू को इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण रोने वाली है। आखिरकार जियो रुयाओ रुक गई, लेकिन फैंग लिंगज्यू के राहत की सांस लेने से पहले ही जियो रुयाओ ने उसकी कलाई फिर से पकड़ ली और उसकी नाड़ी पर अपनी 2 उंगलियां रख दी। तभी फैंग लिंगज्यू ने अपने शरीर में अपनी मेरिडियन से होकर सच्ची ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया, जो कुछ ही समय में एक पूरा चक्र पूरा कर रही थी। जियो रोयाओ की असली ऊर्जा फैंग लिंगज्यू की अपनी ऊर्जा से कई गुना ज्यादा थी। फैंग लिंगज्यू ने अपने अंदर एक तेज, धड़कता हुआ दर्द महसूस किया, मानो जियो रोयाओ की ऊर्जा से उसकी मेरिडियंस फटने वाली हों। काफी देर बाद जियाओ रोयाओ ने अपना हाथ वापस खींच लिया और फैंग शाओ को आश्चर्य से देखा, आपने इस छोटी बच्ची को कहां से उठाया? इस प्रतिभा के साथ वह वास्तव में एक प्राकृतिक तलवार साधक है। अगर उसे कुछ मार्गदर्शन दिया जाए तो वह भविष्य में मुझसे कम कुछ हासिल नहीं कर सकती। फैंग शाओ पहले से ही जानता था कि फैंग लिंगज्यू में असाधारण प्रतिभा है। आखिरकार उसका अविश्वसनीय रूप से शुभ भाग्य कोई मजाक नहीं था। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि जियो रुयाओ उसे इतना ऊंचा दर्जा देगी। शुरुआती आश्चर्य के बाद फैंग शाओ वास्तव में फैंग लिंगक्स्यू के लिए खुश था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस छोटी बच्ची से लियांग शहर में संयोग से मिला था, क्योंकि मुझे उससे जुड़ाव महसूस हुआ और उसके अपने अनुरोध के कारण मैंने उसे अपना प्रशिक्षु बना लिया। लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, आंटी जियाओ, मैं आखिरकार एक आदमी हूं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे उसे व्यक्तिगत रूप से सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैं केवल आंटी जियाओ से ही उसकी देखभाल करने के लिए कह सकता हूं। जियो रोयाओ ने समझदारी से सिर हिलाया, वास्तव में आप स्वामी के रूप में काफी विचारशील हैं। सामान्यतः जब कोई साधक शिष्य ग्रहण करता है तो वह या तो पुरुष से पुरुष और महिला से महिला का होता है। यह कोई पुराना नियम नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि शिक्षा के कुछ क्षेत्र विपरीत लिंगों के बीच परस्पर क्रिया के लिए वास्तव में अनुपयुक्त हैं। उदाहरण के लिए, सही याद के लिए मध्याह्न रेखाओं को याद करने के लिए उन्हें शरीर पर इंगित करना आवश्यक है। हालांकि हाथों या गर्दन पर हेगो और बाइहुई जैसे बिंदु स्वीकार्य हैं, लेकिन तानजोंग और केहाई जैसे संवेदनशील बिंदुओं को छूना अशोभनीय माना जा सकता है। और हुइन और किमिन जैसे अवर्णनीय बिंदुओं का तो जिक्र ही न करें, जिन्हें केवल पति पत्नी के बीच ही छुआ जाना चाहिए। हालांकि फैंग लिंगज्यू एक युवा लड़की है जिसका विकास अभी शुरू हुआ है, फिर भी वह एक लड़की ही है। इसी विचार से फैंग शाओ शुरू में उसे 3 शाखाओं से परिचित कराना चाहते थे। जियो रोयाओ ने फिर से फैंग लिंगक्स्यू की ओर अपनी नजर घुमाई, अचानक आह भरी और बुदबुदाई, कितनी अफसोस की बात है। फैंग शाओ ने हैरान होकर पूछा, इसमें अफसोस की क्या बात है? जियाओ रोयाओ ने अफसोस जताते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि इतनी अच्छी संभावना तुमसे छीन ली गई, बच्चे। अगर मैंने उसे पहले खोज लिया होता तो तुम्हारे पास कोई मौका नहीं होता। फैंग शाओ। फैंग लिंगज्यू ने फैंग शाओ का हाथ पकड़ लिया और धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, मैं केवल यही चाहती हूं कि गुरु मेरे गुरु रहें। फैंग लिंगज्यू की बातें थोड़ी अटपटी थीं, जिसे सुनकर जियाओ रोयाओ खिलखिला उठी। उसने फैंग लिंगज्यू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और पूछा, छोटी बच्ची, क्या तुम मुझसे तलवारबाजी सीखना चाहोगी? फैंग लिंगक्स्यू ने अवचेतन रूप से अपनी नज़र फैंग शाओ की ओर घुमाई और फैंग शाओ को सिर हिलाते हुए देखकर उसने कहा, मैं तैयार हूं। लेकिन फिर फैंग लिंगक्स्यू ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मुझे आपका शिष्य बनना चाहिए? जियाओ रोयाओ ने फैंग शाओ की ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। आपके गुरु व्यवहारिक रूप से मेरे भावी दामाद हैं, इसलिए निश्चित रूप से मैं अपने परिवार के साथ शिष्य के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगा। इसके अलावा मैंने आपको आपके गुरु की अधिकांश तलवारबाजी सिखाई है, मैं इसे आपके गुरु की ओर से आपको दे रहा हूं। फैंग लिंगक्स्यू ने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गई हो और फिर पूछा, यदि आपने मेरे गुरु को तलवारबाजी सिखाई है तो आप मेरे ग्रैंड मास्टर हैं। मैं तुम्हारे गुरु का गुरु नहीं हूं, इसलिए तुम्हें मुझे ग्रैंड मास्टर कहने की जरूरत नहीं है। इस पर जियाओ रोयाओ खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से बोली, मेरे दामाद के शिष्य मुझे क्या बुलाएं? लंबे समय तक सोचने के बाद भी जियो रोयाओ को कोई उपयुक्त पता नहीं सूझा, इसलिए उसने बस अपना हाथ हिलाया और कहा, वैसे भी तुम रन से ज्यादा छोटी नहीं हो, इसलिए अब से मुझे आंटी जियो ही कहना।
फैंग लिंगक्स्यू ने सिर हिलाया और धीरे से पुकारा, आंटी जियो। फैंग लिंगक्स्यू के बारे में बात खत्म करने के बाद जियो रुयाओ अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गई, फैंग शाओ को देखा और गंभीरता से कहा, फैंग शाओ, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने मुझे नहीं बताई हैं, है ना? फैंग शाओ आश्चर्यचकित रह गया, फिर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया और बोला, जैसा कि अपेक्षित था, आप इसे आंटी जियाओ से नहीं छिपा सकते। जियाओ रुयाओ ने व्यंग्य किया, हालांकि मुझे तलवारबाजी सीखने का जुनून है, लेकिन मैं दुनिया के तौर तरीकों से अनजान नहीं हूं। आपने एक शिष्या ली, लेकिन उसे माउंट ताइवेई पर छोड़ने के बजाय आप उसे यहां ले आए। यह मत कहिए कि उसे मुझसे तलवारबाजी सीखने दी जाए। अगर मैं उसे सिखा सकता हूं, तो आप भी उसे जरूर सिखा सकते हैं। मुझे डर है कि असली वजह माउंट ताइवेई में कुछ हुआ है ना? फैंग शाओ ने आह भरी और उसके पास जियो रुयाओ को पूरी कहानी बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियाओ रुयाओ सुनते सुनते और भी ज्यादा क्रोधित हो गई और अंततः मेज पर हाथ पटकते हुए चिल्लाई, क्या किंग्यांगजी ने इतने साल बर्बाद कर दिए। एक साधारण ये चेन के लिए उसने वास्तव में आपकी ताइवेई संप्रदाय के सबसे बड़े योगदानकर्ता की अवहेलना की। अगर यह मैं होती, तो ये चेन जैसा कोई व्यक्ति भाग्यशाली होता कि उसकी साधना भी अपंग हो जाती। अगर आप मुझसे पूछें, तो उसके अंगों को काटकर प्रेतों के सागर में फेंक दिया जाना चाहिए ताकि प्रेतों को भोजन मिल सके। अपनी दुबली पतली और मनमोहक शक्ल और मासूमियत से भरे व्यवहार के बावजूद जियाओ रुयाओ कभी एक निर्दयी और क्रूर महिला थी। क्लाउड पवेलियन की स्थापना से पहले केयरफ्री हॉल पहले से ही मौजूद था और केयरफ्री फेरी जियाओ रुयाओ का नाम पूरे पूर्वी महाद्वीप में प्रसिद्ध था। उसका सबसे प्रसिद्ध कारनामा ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म पर चोंगयांग तलवार संप्रदाय के 17 गुरुओं को अकेले ही परास्त करना था, जिनमें संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध पवित्र पुत्र यांग शाओलिंग भी शामिल थे। उसी क्षण से केयरफ्री फेरी नाम पूरी दुनिया में गूंजने लगा। बाद में जियाओ रुयाओ ने लिन फैंटियन से शादी की और उसकी बेटी लिन जियाओरान को जन्म दिया। इसके बाद उसने अपने चरित्र को निखारा और अपनी बेटी की परवरिश में पूरी तरह लग गई और डोंगजोऊ में जियाओ रुयाओ से जुड़ी किंवदंतियां धीरे धीरे फीकी पड़ गईं। वरना जियाओ रुयाओ शायद अब तक एक भयानक राक्षसी बन चुकी होती। इस समय किंग्यांगजी की हरकतों ने जियाओ रुयाओ के लंबे समय से सुप्त हत्यारे इरादे को जगा दिया। फैंग शाओ ने शांति से कहा, चाची जियाओ, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारी बनती है तो हम रहेंगे, अगर नहीं तो हम चले जाएंगे। चूंकि वह ये चेन की रक्षा करने पर अड़ा है, इसलिए मैं संप्रदाय छोड़ दूंगा। ये चेन को जुए के लिए रखना अच्छा है, ताकि भविष्य में ये चेन की वजह से जुए के अंदर कोई शैतान ना पनपे। जियो रुयाओ ने प्रशंसा भरी आंखों से फैंग शाओ को देखा, तुम सही कह रहे हो। अपनी क्षमताओं के साथ इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम नहीं जा सकते। चाहे वह जियोयाओ हॉल हो या युनजियान मंडप, वे दोनों तुम्हारा स्वागत करते हैं। फैंग शाओ मुस्कुराया और बोला, आमंत्रण के लिए धन्यवाद आंटी जियाओ, लेकिन मेरी कुछ और महत्वाकांक्षाएं हैं। हालांकि यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, फिर भी मैं इसे आजमाना चाहता हूं। जियो रुयाओ जानता था कि फैंग शाओ एक महत्वाकांक्षी और योग्य व्यक्ति है, लेकिन वह ताइवेई संप्रदाय के विकास पर केंद्रित था, जिसने उसकी प्रतिष्ठा को छुपा रखा था। अब जब उसने ताइवेई संप्रदाय छोड़ दिया था, तो क्या ये फैंग शाओ के लिए एक नई शुरुआत नहीं थी? जियो रुयाओ मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, ऐसी स्थिति में मैं केवल आपकी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में आपकी सफलता की कामना कर सकती हूँ। इसके अलावा, यदि आपको किसी सहायता की आवश्यकता है, तो युनजियान मंडप आपको पूरा समर्थन प्रदान करेगा। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जियाओ। वैसे भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? जियो रुयाओ ने पूछा। एक पल सोचने के बाद फैंग शाओ ने कहा, ये जूनियर थरी लाइव्स टॉवर जा रहा है। थरी लाइव्स टॉवर शब्द सुनते ही जियो रुयाओ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने धीरे से कहा, थरी लाइव्स टावर 10 निषिद्ध क्षेत्रों में से एक है, यह कोई खिलवाड़ करने लायक जगह नहीं है। क्या तुम सचमुच जाना चाहते हो? फैंग शाओ ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, थरी लाइव्स टॉवर मेरे लिए असाधारण है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए। एक लंबी चुप्पी के बाद जियाओ रुयाओ ने कहा, तार्किक रूप से मुझे आपको जाने से रोकना चाहिए। आप रन की मंगेतर हैं, लेकिन अगर आप जाती हैं, तो परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। मैं नहीं चाहती कि रन को शादी से पहले ही विधवा होने के लिए मजबूर किया जाए। फैंग शाओ ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, आंटी जियाओ, आप निश्चिंत रहें, मेरे पास थरी लाइव्स टॉवर में प्रवेश करने का एक रास्ता है। हालांकि मैं पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर हम सावधान रहें, तो हम बिना किसी नुकसान के बाहर निकल सकते हैं। जियो रुयाओ ने फैंग शाओ को देखा और काफी देर बाद उसने धीरे से आह भरी, चूंकि ऐसी बात है, तो आपको जाना चाहिए। मैं पहले सोच रही थी कि रना आपके पास आएगा, लेकिन अब लगता है कि मुझे इस बारे में भूल जाना चाहिए। लिन शियाओरान को 10 निषिद्ध क्षेत्रों के नाम पहले से ही पता थे। लिन शियाओरान के व्यक्तित्व को देखते हुए, अगर उसे पता होता कि फैंग शाओ थरी लाइफ टावर जा रहा है, तो वह फैंग शाओ को जाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश करता।
चूंकि ऐसा ही था, इसलिए लिन शियाओरान को बेवजह परेशान करने से बचाने के लिए उसे कुछ भी न बताना ही बेहतर था। जियो रोयाओ की बातें सुनकर फैंग शाओ समझ गया और खड़ा हो गया, बोला, तो मैं विदा लेता हूँ। मैं जुए को आंटी जियो की देखभाल में सौंप देता हूँ। चिंता मत करो। फैंग शाओ ने फैंग लिंगक्स्यू की ओर देखा, जो अनिच्छुक भाव से अपने कपड़े पकड़ रहा था, और मुस्कुराया, जुए, तुम्हें यहाँ आंटी जियाओ की बात सुननी चाहिए और हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए, समझी? फैंग लिंगज्यू ने अपने होंठ भींचे और धीरे से कहा, ये शिष्य समझता है। फैंग शाओ ने सिर हिलाया, जियो रुयाओ को प्रणाम किया और फिर मुड़कर चले गए। फैंग शाओ के चले जाने के बाद फैंग लिंगक्स्यू अभी भी उसी दिशा में देख रहा था जिस ओर वह गया था। वह लंबे समय तक दूर देखने को तैयार नहीं था। जियो रोयाओ आगे बढ़ी, फैंग लिंगज्यू के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा स्वामी कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ता जिसमें उसे जीतने का भरोसा न हो। चूंकि उसे थ्री लाइव्स टॉवर से बिना किसी नुकसान के बच निकलने का भरोसा है, तो वह निश्चित रूप से ठीक होगा। फैंग लिंगक्स्यू ने चिंतित भाव से पूछा, आंटी जियो, क्या थ्री लाइव्स टॉवर बहुत खतरनाक है? एक पल सोचने के बाद जियाओ रोयाओ ने कहा, वास्तव में कोई नहीं जानता कि यह खतरनाक है या नहीं। ये सिर्फ किंवदंती है कि थ्री लाइव्स टॉवर में प्रवेश करने वाले बहुत कम लोग कभी वापस आते हैं। फैंग लिंगक्स्यू हैरान था, मास्टर का क्या होगा? जियाओ रोयाओ हंसा, तुम्हें अपने गुरु की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वह कहता है कि वह ठीक है, तो वह बिल्कुल ठीक है। अपने गुरु की चिंता करने के बजाय तुम्हें मुझसे तलवारबाजी सीखने पर ध्यान देना चाहिए। जब तुम्हारे गुरु वापस आएं, तो उन्हें अपना कौशल दिखाना और उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देना। इस बीच लिन शियाओरान, जो मिस्टी पीक के पीछे वाले पहाड़ पर अपनी तलवार का अभ्यास कर रहा था, ने अनजाने में उस दिशा में देखा जिस ओर फैंग शाओ ने छोड़ा था और बुदबुदाया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ याद किया है। फैंग शाओ का जाना ताइवेई संप्रदाय के लिए एक विनाशकारी भूकंप था। 3 दिन बाद भी कई शिष्य अभी भी सदमे में थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उस दिन की घटनाएं एक सपना थीं। उनका पवित्र पुत्र, जो उनके लिए भाई और पिता समान था, अचानक यूं ही हार मान गया। क्या उसने उन्हें, अपने कनिष्ठ भाइयों और बहनों को, त्याग दिया और संप्रदाय छोड़ दिया? उस दिन से पहले किसी को भी यकीन नहीं होता था कि फैंग शाओ एक दिन संप्रदाय छोड़ देंगे। उनकी नज़र में फैंग शाओ ने संप्रदाय और उसके सभी सदस्यों को बहुत कुछ दिया था। उनके लिए वह ताइवेई संप्रदाय के आध्यात्मिक नेता की तरह थे, न कि सिर्फ संप्रदाय के नेता के सबसे बड़े शिष्य की तरह। इसलिए कई लोगों को फैंग शाओ के कार्य अस्वीकार्य लगे, लेकिन उन्हें इससे भी अधिक अस्वीकार्य संप्रदाय के नेता किंग यांगजी का रवैया लगा। फैंग शाओ के संप्रदाय से चले जाने से किंग यांगजी का क्रोधित होना स्वाभाविक था। उन्होंने पहले तो सभी शिष्यों के सामने फैंग शाओ को कड़ी फटकार लगाई, फिर घोषणा की कि फैंग शाओ को संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर भविष्य में शिष्यों का सामना फैंग शाओ से हो, तो वे उसे ताइवेई संप्रदाय का सदस्य न मानकर, बल्कि शत्रु मानकर उसे पकड़ लें और उसकी साधना समाप्त कर दें। किंग यांगजी के शब्दों के जवाब में लिंगक्सू जी को छोड़कर सभी उपस्थित लोग चुप रहे, जो तुरंत सहमत हो गया। चुप शिष्यों को देखकर किंग यांगजी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने एक गहरी सांस ली और भीतरी हॉल में वापस चला गया। इसके बाद कुछ समय के लिए ताइवेई संप्रदाय में भयानक शांति छा गई। शिष्यों ने अपना ध्यान और तलवारबाजी का अभ्यास पहले की तरह जारी रखा, लेकिन एक दूसरे से कम बातचीत की। जब वे बातचीत भी करते, तो संप्रदाय के नेता को नाराज करने से बचने के लिए फैंग शाओ विषय पर बात करने से बचते। फिर भी वे अक्सर, जानबूझकर या अनजाने में, याद करते थे कि फैंग शाओ के जीवित रहते हुए संप्रदाय कितना सामंजस्यपूर्ण था और उनके साथी शिष्य कितने प्रेमपूर्ण और सहयोगी थे। वे ये भी बताते थे कि कैसे फैंग शाओ ने उनकी साधना में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद की थी। वे लंबे समय से फैंग शाओ द्वारा अपनी सभी समस्याओं का समाधान किए जाने के आदी थे, और अब जब वह चला गया था, तो वे अंदर से खाली महसूस कर रहे थे और कुछ भी करने के लिए ऊर्जा नहीं जुटा पा रहे थे। हताश और निराश शिष्यों के ठीक विपरीत लिंग जूजी और ये चेन थे। लिंग जूजी ये चेन के भाग्य को महत्व देते थे और मानते थे कि अगर ताइवेई संप्रदाय को भविष्य में फलना फूलना है, तो उसे ये चेन के नेतृत्व की जरूरत है। इसलिए उन्होंने सोचा कि संप्रदाय का पवित्र पुत्र फैंग शाओ ये चेन के लिए ज्यादा से ज्यादा एक सान का पत्थर ही हो सकता है। अब जब फैंग शाओ चला गया था, तो ये सचमुच अफसोस की बात थी, लेकिन सान के पत्थर तो हर जगह मिल सकते थे। अगर वह फैंग शाओ न भी हो, तो भी किसी और को चुना जा सकता था। उदाहरण के लिए, मुख्य शाखा का दूसरा शिष्य गाओ ली, दूसरी शाखा का सबसे बड़ा शिष्य काओ गुआंग, या तीसरी शाखा का सबसे बड़ा शिष्य हान बियुन बहुत उपयुक्त होंगे। जहां तक संप्रदाय के पवित्र पुत्र की बात है, तो वह ये चेन के लिए एकदम सही है। और ये चेन खबर सुनते ही उसने जश्न मनाने के लिए तुरंत वहीं कलाबाजी की। उनके विचार में पूरे ताइवेई संप्रदाय में फैंग शाओ ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उनसे आगे निकल सकता था।
अब जब फैंग शाओ चला गया है, तो क्या देर सवेर ताइवेई संप्रदाय के पवित्र पुत्र का पद उसे ही नहीं मिल जाएगा? पवित्र पुत्र बनते ही क्या संप्रदाय के सभी संसाधन उसके नियंत्रण में नहीं होंगे? यद्यपि कैद होने से वह थोड़ा दुखी था, फिर भी फैंग शाओ से छुटकारा पाना उसके लिए सार्थक था। तो इन कुछ दिनों में एकांत कारावास में बंद ये चेन ने न तो दीवार की ओर मुंह किया और न ही अपनी गलतियों पर विचार किया। वह बस यही सोचता रहा कि बाहर निकलने के बाद भीड़ में अपना दबदबा कैसे जमाए, फैंग शाओ के प्रभाव को पूरी तरह से कैसे खत्म करे और फिर ताइवेई संप्रदाय को अपनी जागीर कैसे बनाए। उस समय क्या वह अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाएगा? ये चेन के पास एक अद्भुत विचार और एक सुविचारित योजना थी, यहां तक कि उसकी नींद में भी लार टपक रही थी। इसके अलावा सबसे जटिल भावनाओं वाला व्यक्ति संभवतः संप्रदाय का नेता किंग्यांगजी था। किंग्यांगजी ने संप्रदाय में फैंग शाओ के योगदान को मान्यता दी और स्वीकार किया कि फैंग शाओ के योगदान के बिना ताइवेई संप्रदाय अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं होता। फैंग शाओ का संप्रदाय से जाना असंतोष कम और मुंह पर तमाचा ज्यादा था। इससे वह क्रोधित हो गया और उसे कुछ हद तक हार का एहसास हुआ, इसलिए उसने गुस्से में सबके सामने अपना फैसला सुना दिया। हालांकि किंग्यांगजी के मन में फैंग शाओ अब भी संप्रदाय के नेता के रूप में उनके उत्तराधिकारी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार थे। एकमात्र समस्या ये थी कि संप्रदाय में फैंग शाओ की प्रतिष्ठा बहुत ऊंची थी, यहां तक कि संप्रदाय के नेता के रूप में उनकी अपनी स्थिति पर भी भारी पड़ रही थी, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए किंग्यांगजी की भावनाएं बहुत जटिल थीं। वह ये भी नहीं बता पा रहा था कि उसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था या ज्यादा पछतावा। हालांकि अब इस पर विचार करने में बहुत देर हो चुकी है। सबसे जरूरी काम ताइवेई संप्रदाय को फैंग शाओ के संप्रदाय से चले जाने के प्रभाव से उबरने में मदद करना है। अगर यह मामला फैंग शाओ को सौंप दिया जाता, तो उनके पास इसे आसानी से सुलझाने के कई तरीके होते। हालांकि काफी देर तक सोचने के बाद किंग्यांगजी को एक ही उपाय सूझा कि संप्रदाय के शिष्यों को फैंग शाओ पर चर्चा करने से मना कर दिया जाए। संप्रदाय में फैंग शाओ के योगदान के बारे में चर्चा करना मना है, साथ ही संप्रदाय छोड़ने के बाद उनके द्वारा पैदा की गई बेचैनी के बारे में भी चर्चा करना मना है। यहां तक कि फैंग शाओ नाम का उल्लेख करना भी वर्जित है। किंग्यांगजी द्वारा यह आदेश जारी करने के कुछ ही देर बाद शिष्यों ने किन झाओ को गुस्से में संप्रदाय के नेता के घर में घुसते देखा। ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों ने कमरे में क्या बातचीत की, लेकिन अंत में किन झाओ ने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया और चले गए, जबकि किंग्यांगजी ने शिष्यों को कमरे में टूटी हुई चीजें साफ करने का निर्देश दिया। युवानशी की भावनाएं भी जटिल थीं। हालांकि दूसरों के विपरीत वह फैंग शाओ के प्रति ज्यादा दोषी महसूस करती थी, क्योंकि संघर्ष का मूल वह शिष्य था जिसे उसने पहाड़ की तलहटी से अपनाया था। अगर उसने ये चेन को अपना शिष्य न बनाया होता, तो ताइवेई संप्रदाय आज जैसा न होकर एक सामंजस्यपूर्ण और आनंदमय स्थान होता। इसलिए उसने महसूस किया कि फैंग शाओ का संप्रदाय से प्रस्थान आंशिक रूप से उसकी गलती थी। युवानशी के अलावा उनकी 3 शिष्याएं भी पिछले कुछ दिनों से बेचैन हैं। हालांकि बहनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, फिर भी इस घटना के कारण वे एक अजीब सी शांति में डूब गई हैं। चाहे वह फैंग शाओ हो या ये चेन, वे वर्जित शब्द बन गए हैं। लेकिन बाहरी शांति के नीचे भीतरी उथल पुथल छिपी थी। पिछले कुछ दिनों से ताइवेई संप्रदाय के सभी अनुयायी केवल बेचैनी महसूस कर रहे थे और ध्यान की अवस्था में प्रवेश करने में असमर्थ थे। यहां तक कि जो लोग जबरदस्ती ध्यान में लग जाते थे, वे भी अपने अशांत मन के कारण लगभग ची विचलन का शिकार हो जाते थे। इस भयावह सन्नाटे के बीच कुछ लोगों ने बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। दोनों शाखाओं के शिष्यों ने किन झाओ को विदाई दी और संप्रदाय छोड़ने का फैसला किया। इस घटना से एक बार फिर ताइवेई संप्रदाय में भारी हंगामा मच गया। लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि किन झाओ ने इसे शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया और यहां तक कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें पहाड़ी द्वार पर विदा भी किया। दोनों शिष्यों के जाने के बाद किंग्यांगजी, जिसने ये खबर सुनी थी, जल्दी से वहां पहुंचा। किन झाओ का शांत और संयमित व्यवहार देखकर किंग्यांगजी गुस्से से पूछ बैठा, आपने अपने शिष्यों को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया? किन झाओ ने शांति से कहा, अगर लोगों के दिल बिखरे हुए हैं, तो उन्हें रखना बेकार है। बेहतर है कि उन्हें एक व्यापक दुनिया में जाने दिया जाए। किंग्यांगजी ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शिष्य जो चले गए थे, वे संप्रदाय की रीढ़ थे? तो क्या हुआ? किन झाओ हल्के से मुस्कुराया। क्या फैंग शाओ भी राज्य का एक स्तंभ नहीं था? क्या वह यूं ही नहीं चला गया? यह अलग है। क्या अंतर है? आप अपने शिष्यों के प्रति उदासीन हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने शिष्यों के प्रति उदासीन नहीं हो सकता। अगर वे संप्रदाय छोड़ना भी चाहें, तो उनके गुरु के रूप में मैं केवल यही कामना कर सकता हूं कि वे आगे बढ़ें। किंग्यांगजी ने किन झाओ को गौर से देखा, तुम बिल्कुल पागल हो। किन झाओ जोर से हंसा और चला गया। कई दर्जन मीटर चलने के बाद उसकी आवाज धीमी पड़ गई, बड़े भाई, क्या मैं पागल हो गया हूं या आप? किंग्यांगजी ने किन झाओ की पीछे हती हुई आकृति को घूरा, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल रहा था।
वास्तव में किन झाओ के उकसावे ने शिष्यों के दूसरी शाखा से प्रस्थान में भूमिका निभाई। उनके विचार में ताइवेई संप्रदाय के विकास और विस्तार की कुंजी इस बात में नहीं है कि किसके पास अधिक शक्ति है, बल्कि इस बात में है कि कौन लोगों को बेहतर ढंग से एकजुट कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि फैंग शाओ ही वह व्यक्ति थे। दरअसल संप्रदाय के ज्यादातर शिष्य, चाहे वह मुख्य शाखा हो, दूसरी शाखा हो या तीसरी शाखा, फैंग शाओ द्वारा ही संप्रदाय में भर्ती किए गए थे। अब जब फैंग शाओ चले गए हैं तो कई शिष्यों ने अपना नेता खो दिया है। हालांकि संप्रदाय के नेता, गुरु और वरिष्ठ चाचा अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि फैंग शाओ ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पहले ताइवेई संप्रदाय में सही मायने में व्यवस्था संभालते थे। फैंग शाओ के चले जाने के बाद उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। उन्हें ताइवेई संप्रदाय में लक्ष्यहीन रूप से जारी रखने देने के बजाय उन्हें वहां से चले जाने देना बेहतर है। शायद एक व्यापक दुनिया उनका इंतजार कर रही है। शिष्यों की दोनों शाखाओं के सामूहिक रूप से अलग होने से पूरे ताइवेई संप्रदाय में जबरदस्त उथल पुथल मच गई। वरिष्ठ और बाहरी दोनों ही संप्रदायों के शिष्यों में चर्चा और बेचैनी का माहौल था। कई लोगों ने तो ये भी अनुमान लगाया कि ताइवेई संप्रदाय अब बिखरने वाला है। हालांकि इस विषय पर केवल निजी तौर पर ही चर्चा की जा सकती थी। हालांकि कुछ शिष्य दूसरी शाखा के शिष्यों के उदाहरण का अनुसरण करना चाहते थे, लेकिन अपने गुरु के रवैये को देखते हुए उन्होंने इस विचार को दबा दिया। जहां तक बाहरी शिष्यों की बात है, चूंकि उनमें से अधिकांश को फैंग शाओ ने संप्रदाय में भर्ती नहीं किया था और उनका उनसे ज्यादा संपर्क भी नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उन्हें बस स्पष्ट रूप से लगा कि ताइवेई संप्रदाय में बदलाव आने वाला है। डू युवानशी और तीनों शाखाओं के उनके शिष्य चुप रहे, न तो समर्थन जताया, न ही विरोध, मानो उदासीन। उन्होंने वास्तव में क्या सोचा, ये तो किसी का अनुमान ही है। जब लिंग जूजी को ये पता चला तो वह आग बबूला हो गया। वह सीधा किंग्यांगजी के पास गया और गुस्से से बोला, किन झाओ ने जरूर इसे भड़काया होगा। अगर किन झाओ ने इसे भड़काया ना होता तो इतने सारे लोग एक साथ संप्रदाय कैसे छोड़ सकते थे, और ये सब दूसरी शाखा के अनुयायी हैं। किंग्यांगजी ने उसे ठंडी नजर से देखा। क्या तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत थी? किन झाओ के व्यवहार से पहले ही जाहिर हो गया था कि यह सब उसी ने करवाया था। लेकिन किंग्यांगजी इसे समझ नहीं पाया। वे सब किन झाओ के शिष्य थे। उनके गुरु होने के नाते वह उन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते थे। हालांकि वह इसे खुलकर नहीं कह सकता था, क्योंकि मामला अंततः किंग्यांगजी और किन झाओ के बीच के विवाद से उपजा था। अगर वह इसके बारे में खुलकर बोलता तो यह संप्रदाय के भीतर पहले से ही अस्थिर स्थिति को और भी बदतर बना देता। इसलिए लिंग जूजी का सामना करते समय किंग्यांगजी ने बस इतना कहा, चूंकि वे संप्रदाय छोड़ना चाहते हैं, उन्हें जाने दो। वैसे भी संप्रदाय के पास इतने सारे शिष्य हैं, उन्हें और अधिक की आवश्यकता नहीं है। लिंग जूजी ने गुस्से से जवाब दिया, आप किस तरह के नेता हैं? संप्रदाय के अनुयायी ऐसे कैसे जा सकते हैं? वे ताइवेई संप्रदाय को क्या समझते हैं? क्या वे सोचते हैं कि वे अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं? किंग्यांगजी उसकी तरफ आंखें घुमाए बिना नहीं रह सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? क्या तुम्हें कभी याद नहीं आता कि तुम कब से संप्रदाय से दूर हो? अब तुम जब चाहो वापस आ सकते हो, है ना? यदि आप अभी भी कुछ हद तक उपयोगी नहीं होते तो कौन आपकी परवाह करता? ये देखकर कि किंग्यांगजी चुप रहा, लिंगक्षुजी और भी क्रोधित हो गया। तुम उन शिष्यों को वापस लाने में जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम उन्हें ऐसे ही जाने दोगे तो क्या होगा अगर दूसरे शिष्य भी ऐसा ही करेंगे? किंग्यांगजी ने अधीरता से कहा, चूंकि वे संप्रदाय छोड़ना चाहते हैं, इससे साबित होता है कि उनका दिल अब संप्रदाय के साथ नहीं है। उन्हें वापस लाने का क्या फायदा? जब आपने संप्रदाय छोड़ा था तो क्या आपने कभी वापस आने के बारे में सोचा था? लिंगजूजी अवाक रह गया। इसके बाद दोनों के बीच खराब संबंध हो गए। लिंगजूजी के चले जाने के बाद किंग्यांगजी को बेचैनी महसूस हुई और उसने कीमिया मंडप में जाने का फैसला किया। संपूर्ण उच्च क्षेत्र में किसी भी संप्रदाय की शक्ति पर व्यापक रूप से विचार किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कारक संप्रदाय की साधना तकनीकें हैं, क्योंकि ये ही साधक की क्षमता की ऊपरी सीमा निर्धारित करती हैं। एक संप्रदाय जिसकी तकनीकों का अभ्यास केवल स्वर्णिम मूल अवस्था तक ही किया जा सकता है, निश्चित रूप से उस संप्रदाय की तुलना में कम आकर्षक है जिसकी तकनीकों का अभ्यास सर्वोच्च स्पष्टता अवस्था तक किया जा सकता है। साधना तकनीकों के बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षमताएं रसायन विद्या और गहराई हैं। अतीत में ताइवेई संप्रदाय कीमिया या जाली बनाने में व्यवहारिक रूप से असमर्थ था, दोनों के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना तो दूर की बात थी। फैंग शाओ इस बात से वाकिफ थे, इसलिए संप्रदाय पर कब्जा करने के बाद ताइवेई संप्रदाय के आसपास अक्सर यात्राएं करते थे, खासकर कीमिया और जाली बनाने की क्षमता वाले दुष्ट साधकों की तलाश में। बाद में किसी अज्ञात तरीके से वह दो लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए राजी करने में कामयाब रहे, कीमिया मंडप के एल्डर झुयू और जाली बनाने की कार्यशाला के एल्डर सोंग लियान। इन दो व्यक्तियों के शामिल होने से ताइवेई संप्रदाय की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई।
इसलिए किंग्यांगजी को लगा कि सबसे जरूरी काम झुयू और सोंग लियान को स्थिर करना और उन्हें संप्रदाय छोड़ने से रोकना है। वरना किंग्यांगजी को पता ही नहीं चलता कि कीमिया और जाली कला में निपुण दो और दुष्ट साधक कहाँ मिलेंगे। जैसे ही उन्होंने कीमिया मंडप में प्रवेश किया, किंग्यांगजी ने झुयू और सोंग लियान को एक छोटी सी मेज पर एक साथ बैठकर शराब पीते हुए देखा। किंग्यांगजी अंदर आए और मुस्कुराते हुए दोनों से कहा, बुजुर्ग झू और सोंग बहुत खुश हैं। बोलते बोलते वह मेज पर बैठ गया। हालांकि मेज पर कोई खाली प्याला नहीं था, इसलिए किंग्यांगजी बस उन दोनों को साथ पीते हुए देख पा रहा था, उनके साथ शामिल नहीं हो पा रहा था। जब किंग्यांगजी इस बात पर विचार कर रहा था कि दोनों बुजुर्गों के साथ कैसे घनिष्ठ संबंध बनाए, तो उसने झुयू को व्यंग्यात्मक लहजे में कहते सुना, क्या ये संप्रदाय का नेता किंग्यांगजी नहीं है? आप यहाँ क्यों आए हैं, महोदय? झुयू का लहजा बहुत असभ्य था, लेकिन किंग्यांगजी ने झुयू के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल सूखी हंसी हंस सका और कहा, आप दोनों मेरे ताइवेई संप्रदाय की रीढ़ हैं, इसलिए यह उचित है कि मैं आपसे मिलने आऊं। झुयू ने आधी मुस्कान के साथ पूछा, हम दोनों को ताइवेई संप्रदाय की रीढ़ माना जाता है? संप्रदाय नेता, क्या आप मजाक कर रहे हैं? किंग्यांगजी ने जल्दी से गंभीरता से कहा, यह सच है, मैं बकवास करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? आप दोनों के जुड़ने के बाद से हमारे ताइवेई संप्रदाय की ताकत नाटकीय रूप से बढ़ गई है। ये सब आपके द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों और आपके द्वारा गढ़े गए जादुई हथियारों का परिणाम है। सोंग लियान ने शांति से कहा, संप्रदाय नेता, आप हमारी चापलूसी कर रहे हैं। ये बस वो बातें हैं जिनका हमने फैंग शाओ से वादा किया था। इनमें चिंता की कोई बात नहीं है। किंग्यांगजी के होंठ अनायास ही फड़क उठे। हालांकि झुयू के शब्द कठोर थे, कम से कम उसे अपनी सीमाएं तो पता थीं। हालांकि सोंग लियान कम बोलने वाला आदमी था, फिर भी उसने तुरंत वह नाम ले लिया जिसका जिक्र किंग्यांगजी करने से हिचकिचा रहा था, जिससे किंग्यांगजी बहुत नाराज हो गया। लेकिन वह इस बात पर सोंग लियान से झगड़ा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने मुस्कुराने की कोशिश की और बातचीत शुरू करने की कोशिश की। वैसे 6 यांग आत्मा अग्नि के साथ दोनों बुजुर्ग कीमिया और फोजिंग में बहुत अधिक कुशल होंगे, है ना? जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, एल्डर झू और सोंग ने अजीब भावों से किंग्यांगजी को देखा। किंग्यांगजी अचंभित रह गया, फिर उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी है, और उसने तुरंत चाहा कि काश वो खुद को 2 थप्पड़ मार पाता। आपको सभी चीजों में से 6 यांग आध्यात्मिक अग्नि को क्यों लाना पड़ा? झुयू हल्के से हंसा और शांति से बोला, 6 यांग स्पिरिचुअल फ्लेम के साथ मेरी गोली शोधन प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। ये सब फैंग शाओ की बदौलत है, जिन्होंने 6 यांग स्पिरिचुअल फ्लेम को खोजने के लिए इतनी दूर यात्रा की। मूल रूप से फैंग शाओ का इरादा बी फैंग फ्लेम को वापस लाने का था, लेकिन दुर्भाग्य से वह चोरी हो गई। ओह, वैसे जिसने बी फैंग फ्लेम चुराई थी, वह तीसरा शिष्य था जिसे संप्रदाय के नेता ने हाल ही में पसंद किया है। झुयू के शब्द खंजर जैसे थे, हर एक खंजर किंग्यांगजी के दिल में चुभ रहा था, जिससे वह बहुत बेचैन हो रहा था। वह गुस्से से आग बबूला हो गया, बस उस आदमी का कॉलर पकड़कर दहाड़ने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। तुम्हें क्या पता? क्या तुम्हें पता है कि संप्रदाय के नेता के तौर पर मुझ पर कितना दबाव है? क्या तुम्हें पता है कि जब तक फैंग शाओ है, संप्रदाय के नेता के तौर पर मेरा पद सिर्फ एक सजावट है? हालांकि वह ये शब्द जोर से नहीं कह सका, जिससे किंग्यांगजी लगभग बीमार हो गया। सोंग लियान ने शराब का एक घूंट लिया और शांति से कहा, संप्रदाय के नेता, मेरे भाई ने अपना पूरा जीवन कीमिया से निपटने में बिताया है और लोगों से बात करने में बहुत अच्छा नहीं है। कृपया बुरा मत मानिए। किंग्यांगजी केवल इतना ही कह सका, एल्डर सोंग, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। फिर वे तीनों एक भयानक सन्नाटे में डूब गए। झुयू और सोंग लियान ने किंग्यांगजी पर ध्यान दिए बिना शराब पी ली, जिससे किंग्यांगजी को लगा कि वह बेकार है। वह बातचीत का कोई विषय ढूंढकर दोनों के करीब आना चाहता था, लेकिन बहुत सोचने के बाद उसे पता चला कि उन दोनों में उसकी कोई समानता नहीं है, जिससे वह बेहद निराश हो गया। काफी देर बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसने उन दोनों को प्रणाम किया और कहा, मुझे अन्य काम निपटाने हैं, इसलिए मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। झुयू मुस्कुराया और किंग्यांगजी को सिर हिलाकर कहा, तो कृपया आगे बढ़ें, संप्रदाय नेता। ये कहने के बाद वह सोंग लियान के साथ शराब पीता रहा, तथा अतिथि को विदा करने के लिए उठने का कोई संकेत नहीं दिखा। निराश होकर किंग्यांगजी के पास उदास होकर वहां से चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वह वहां से जाता गया, उसका संकल्प और भी मजबूत होता गया। जैसी कि उम्मीद थी, फैंग शाओ को ज्यादा देर तक नहीं रहने दिया जा सकता। अगर फैंग शाओ न होते, तो मैं, ताइवेई संप्रदाय का प्रतिष्ठित संप्रदाय नेता, 2 संप्रदाय के बुजुर्गों के सामने इतना शर्मिंदा कैसे होता? यदि फैंग शाओ ताइवेई संप्रदाय में बने रहे, तो कौन जानता है कि उनकी स्थिति कितनी विकट हो जाएगी। ताइवेई पर्वत, तलवार नृत्य मंच। सफेद वस्त्र पहने एक सुंदर आकृति, चमकती चांदनी में नहाई हुई, तलवार के साथ नाच रही थी, उसके वस्त्र लहरा रहे थे।
उसके कदम कमल के फूलों जैसे थे, उसकी चाल अबाबील जैसी हल्की थी, फिर भी उसका आगे बढ़ना और पीछे हटना बिजली की गति से तेज था, उसके हमले भयंकर और घातक थे। फिर भी उसकी मुद्रा अत्यंत सुंदर थी, तितली जैसी, धुएं जैसी अलौकिक, चांदनी में डूबी आत्मा जैसी, या किसी पेंटिंग की परी जैसी। जब वह छलांग लगाती, तो ऐसा लगता मानो वह आकाश में उड़ रही हो, सीधे क्षितिज पर चमकते चांद की ओर बढ़ रही हो। कुछ ही देर बाद, उस आकृति ने तलवार नृत्य समाप्त कर लिया और पुनः तलवार घुमाने ही वाली थी कि एक स्पष्ट, ठंडी आवाज आई, छोटी बहन, तुम्हारा हृदय उथल पुथल में है। उस सुंदर आकृति ने अपनी तलवार म्यान में डाली और वक्ता को प्रणाम करते हुए कहा, वरिष्ठ बहन। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि 3 संप्रदायों के शिष्य हान बियुन और लू किंगयुआन थे। हान बियुन ने लू किंगयुआन की ओर देखा, जिसकी अभिव्यक्ति शांत थी, उसने आह भरी, और कहा, जूनियर बहन, आपने सुना होगा कि दूसरी शाखा के साथ क्या हुआ था, है ना? लू किंगयुआन ने चुपचाप सिर हिलाया। तो, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? एक लंबी चुप्पी के बाद, लू किंगयुआन ने अपना सिर हिलाया। हान बियुन हंसा, छोटी बहन, संप्रदाय में हर कोई कहता है कि आप अलग थलग रहती हैं और लोगों से दूरी बनाए रखती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि आपके विचारों का अंदाजा लगाना बहुत आसान है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप वास्तव में वरिष्ठ भाई फैंग को ढूंढने के लिए एजी के साथ पहाड़ से नीचे जाना चाहती हैं, है ना? यद्यपि फैंग शाओ ने संप्रदाय छोड़ दिया है, फिर भी हान बियुन जब भी उसका उल्लेख करती है तो आदतन उसे वरिष्ठ भाई फैंग के रूप में संदर्भित करती है। लू किंगयुआन के चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई, लेकिन उसने सख्ती से कहा, जूनियर सिस्टर का ऐसा कोई इरादा नहीं है। हान बियुन लू किंगयुआन को बहुत देर तक घूरती रही, आखिरकार लू किंगयुआन ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। फिर उसने आह भरी और कहा, छोटी बहन, तुम अपनी बड़ी बहन के सामने इतनी जिद्दी क्यों हो? मुझे पता है कि ये चेन की वजह से बड़े भाई फैंग के साथ तुम्हारी कुछ गलतफहमियां हुई थीं। लेकिन बड़े भाई फैंग सच्चे और ईमानदार हैं। चूंकि वे गोल्डन कोर क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति में तुम्हारी रक्षा कर पाए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उन गलतफहमियों को दिल पर नहीं लेंगे। जब से हान बियुन को पता चला कि उस दिन भी फैंग फ्लेम चुराने वाला ये चेन ही था, तब से वह उसे अपना छोटा भाई नहीं मानती थी। उसकी नज़र में, चूंकि ये चेन उस पर हमला कर सकता था, इससे ये साबित होता था कि वह उसे अपनी बड़ी बहन बिल्कुल नहीं मानता था। अगर ऐसा था, तो अब उसे उसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? इसलिए जब वह उससे बात करती थी तो उसे उसके नाम से पुकारती थी। ये सुनकर, लू किंगयुआन ने अपने होंठ भींचे और फुसफुसाते हुए कहा, वरिष्ठ बहन, मुझे लगता है कि हमारी तीनों शाखाओं ने वास्तव में वरिष्ठ भाई फैंग को निराश किया है। हान बियुन मुस्कुराया और बोला, आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सीनियर भाई फैंग को बिल्कुल नहीं समझते। सीनियर भाई फैंग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा कृतज्ञता और आक्रोश के बीच अंतर करते हैं। वे ये चेन के मामले की वजह से अपना गुस्सा 3 शाखाओं पर नहीं निकालेंगे, और वे निश्चित रूप से इस वजह से हम कनिष्ठ भाइयों और बहनों को अस्वीकार नहीं करेंगे। लू किंगयुआन खुद को रोक नहीं सका और पूछा, वरिष्ठ बहन, क्या वरिष्ठ भाई फैंग ने पहले ही संप्रदाय नहीं छोड़ दिया है? अगर ऐसा है, तो वह कैसे? तुम्हारा मतलब है, अब जब सीनियर भाई फैंग संप्रदाय छोड़ चुके हैं, तो वे हम कनिष्ठ भाई बहनों को अब और स्वीकार नहीं करेंगे, है ना? तो मैं बस यही कह सकती हूँ कि तुम गलत हो। हान बियुन ने आकाश में चमकते चांद की ओर देखा, उसका स्वर शांत था। मैं 28 सालों से पहाड़ पर हूँ, और मैं सीनियर भाई फैंग को भी 28 सालों से जानती हूँ। इन 28 सालों में, मैंने सीनियर भाई फैंग को नाराज होते देखा है, लेकिन एक बार भी इसलिए नहीं कि वे अपने कनिष्ठ भाई बहनों से असंतुष्ट थे। उन्होंने हमेशा हमें अपने छोटे भाई बहनों की तरह माना है, हमेशा अपने उदार मन से हमें गले लगाया है। इसलिए, चाहे उनके लिए हो या हमारे लिए, ये बंधन अटूट है। इस बिंदु पर, हान बियुन ने एक गहरी सांस ली और कहा, शिष्यों की दूसरी शाखा पहले ही लियांग शहर जा चुकी है। यदि आप अभी जाते हैं, तो आप अभी भी उनसे मिल सकते हैं। लू किंगयुआन अचंभित रह गया, वरिष्ठ बहन। हान बियुन मुस्कुराया और बोला, मैं अपने गुरु का सबसे बड़ा शिष्य हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जहां तक तुम्हारी बात है, मैं अपने गुरु को बता दूंगा कि तुमने अभी अभी स्वर्णकोर क्षेत्र में प्रवेश किया है और तुम्हें पहाड़ से नीचे उतरकर यात्रा करने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने तथा आगे सुधार के अवसरों की तलाश करने की आवश्यकता है। इस तरह, ये संप्रदाय के नेता को स्वीकार्य होगा। लू किंगयुआन झिझका, फिर खुद को रोक न सका और पूछा, लेकिन वरिष्ठ बहन, मैंने कुछ समय पहले ये चेन की रक्षा करके वरिष्ठ भाई फैंग को नाराज कर दिया था। और ये चेन भी एक कारण था कि वरिष्ठ भाई फैंग ने संप्रदाय छोड़ दिया। मैं वास्तव में वरिष्ठ भाई फैंग का सामना नहीं कर सकता। तो फिर जाकर वरिष्ठ भाई फैंग से माफी मांगो, उनके मुंह पर माफी मांगो। अगर तुम ये कदम उठाने से इनकार करते रहे, तो तुम्हारा साधना पथ शायद समाप्त हो जाएगा। हान बियुन ने गंभीरता से कहा, तो अपनी भलाई के लिए भी, तुम्हें उनके पास जाना ही होगा। लू किंगयुआन ने बहुत देर तक सोचा, फिर अचानक दांत पीसते हुए कहा, वरिष्ठ बहन सही कह रही हैं। अगर मैं अपने दिल की इस गांठ को नहीं सुलझा पाई, तो मैं अपनी साधना जारी नहीं रख पाऊंगी।
उसने हान बियून की ओर देखा, अभिवादन में अपने हाथ जोड़े, और कहा, तो अब छोटी बहन विदा लेगी। हान बियून ने सिर हिलाया, सड़क पर सावधान रहना। अगर तुम सीनियर भाई फैंग से मिलो, तो कृपया उन्हें मेरा प्रणाम कहना। हाँ। बिना किसी हिचकिचाहट के, लू किंगयुआन ने अपनी लंबी तलवार निकाली और उस पर उड़ गई। हान बियून वहां खड़ा था, लू क्विंगयुआन की आकृति को धीरे धीरे दूरी में गायब होते देख रहा था, उसकी अभिव्यक्ति कुछ उदास थी। थोड़ी देर बाद, वह अचानक आत्महीनता भरी हंसी हंसने लगी और बुदबुदाई, वह तो चला गया, अब भी तुम क्या सोच रहे हो? ये कहने के बाद, वह मुड़ी और चली गई, उसकी एकाकी आकृति अकेलेपन का एहसास करा रही थी। ठीक आज के माउंट ताइवेई की तरह। अपनी तलवार पर लगभग 1 महीने तक उड़ान भरने के बाद, फैंग शाओ को अंततः दूरी पर एक शानदार पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। मध्य महाद्वीप और पूर्वी महाद्वीप की सीमा पर स्थित हिंगलोंग पर्वत, उत्तर से दक्षिण तक 6000 मील से भी ज्यादा फैला हुआ है और ऊपरी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध पर्वत है। इसकी चोटी धुंध से ढकी हुई है, मानो किसी परिलोक जैसी हो, हालांकि ये राक्षसी जानवरों और कंटीली झाड़ियों से भी भरा हुआ है। जो साधक इसके भीतर प्रवेश करते हैं, उन्हें इन जीवों द्वारा निगल लिए जाने का खतरा रहता है। दूसरी ओर, मनुष्य इसे निषिद्ध क्षेत्र मानते हैं। किंवदंती है कि हिंगलोंग पर्वत एक प्राचीन ड्रैगन के पतन के बाद उसका रूपांतरित रूप है, लेकिन ऐसी अफवाहें अक्सर गलत होती हैं, और कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि वे सच हैं या झूठ। आखिरकार, दुनिया में असली ड्रैगन कई सालों से दिखाई नहीं दिए हैं, और कोई नहीं जानता कि असली ड्रैगन अब भी मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा, कौन सा ड्रैगन इतना बड़ा हो सकता है? इसलिए, ज्यादातर लोग ऐसी अफवाहों का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि हिंगलोंग पर्वत के बारे में अफवाहें झूठी हैं, लेकिन खतरा वास्तविक है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा राक्षसों से नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे एक निषिद्ध क्षेत्र से है। थ्री लाइव्स पैगोडा। प्राचीन कथा के अनुसार, थ्री लाइव्स पैगोडा, अमर लोगों द्वारा ऊपरी लोक में छोड़ा गया एक दिव्य अवशेष है, जो सांसारिक विवाहों और पुनर्जन्म को नियंत्रित करता है। कई लोगों ने थ्री लाइव्स पैगोडा में प्रवेश करने की लालसा की है और इसके ठिकाने की खोज की है, और कई लोगों ने इसे पाया भी है। हालांकि, थ्री लाइव्स पैगोडा में प्रवेश करने वाला लगभग हर व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटता। हजारों साल पहले, बिना किसी चोट के बाहर निकलने वाला एकमात्र व्यक्ति शीहे पैलेस मास्टर है, जो कभी समृद्ध साधना संप्रदाय, कियानकुन पैलेस के 3 महल मास्टरों में से एक था। शीहे महल की महल स्वामिनी का मूल नाम शीहे नहीं था, लेकिन उनका मूल नाम अब इतिहास में लुप्त हो चुका है। किंवदंती है कि उन्हें थ्री लाइव्स टावर में अद्वितीय अवसर प्राप्त हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कियानकुन महल की स्थापना हुई। हालांकि, कुछ लोगों का कहना है कि कियानकुन महल का अल्पकालिक अस्तित्व महल स्वामिनी के थ्री लाइव्स टावर में प्रवेश के कारण था, जिससे ऊपरी लोक के देवता क्रोधित हो गए और परिणामस्वरूप दैवीय दंड मिला। कुछ अन्य लोग दावा करते हैं कि महल स्वामिनी इस लोक की नहीं थी, बल्कि ऊपरी लोक की एक सत्ता थी, जिन्होंने एक साधक को वश में कर लिया था, जो गलती से थ्री लाइव्स टावर में प्रवेश कर गया था, और इस प्रकार इस लोक में पुनर्जन्म लिया। वास्तव में, कियानकुन महल को ऊपरी लोक के इस शक्तिशाली प्राणी ने इस लोक से छीन लिया था। इसके बाद कियानकुन महल कहाँ गया, यह कोई नहीं जानता। हालांकि, फैंग शाओ को इन अफवाहों की ज्यादा परवाह नहीं थी। यहाँ आने का उसका असली मकसद अपनी योग्यता को नया रूप देना था। अपनी योग्यता को नया आकार देने का विचार ज्यादातर लोगों को एक कल्पना जैसा लगता है। योग्यता, लिंग की तरह, जन्म से ही पूर्व निर्धारित होती है, और किसी ने कभी नहीं सुना कि इसे बदला जा सकता है। इसलिए, साधना जगत में हमेशा से यह कहावत रही है, एक जीवन, एक भाग्य, जिसका अर्थ है कि आपकी साधना की सीमा जन्म से ही निर्धारित हो जाती है। फैंग शाओ ने मूल रूप से सोचा था कि किसी की योग्यता को फिर से आकार देना असंभव था, जब तक कि उन्होंने कियानकुन खजाना शास्त्र को जन्मजात दायरे में विकसित नहीं किया और बाद के अध्यायों को सक्रिय नहीं किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में एक ऐसी स्वर्ग विरोधी विधि मौजूद थी। हालांकि, अपनी योग्यता को नया रूप देना सहज रूप से ही किया जाना चाहिए, इसे समय से पहले या देरी से नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, योग्यता को नया रूप देने के लिए अतीत और वर्तमान जीवन को जोड़ने वाली त्रिजीवन शिवालय की शक्ति की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, तथाकथित योग्यता का पुनर्रचना वास्तव में पिछले जन्म में प्राप्त योग्यता को इस जन्म में अपने वंश में समाहित करने के बारे में है। अनगिनत पुनर्जन्मों के माध्यम से हमेशा कुछ ऐसे अवसर आते हैं जब भाग्य व्यक्ति का साथ देता है, जिससे उसे असाधारण योग्यता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। हालांकि, असाधारण योग्यता का होना साधना में सफलता की गारंटी नहीं है। अधिकांश असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति अपना पूरा जीवन साधारण लोगों के बीच दफन होकर बिताते हैं, और अपनी मृत्यु तक साधना पथ पर कभी नहीं चलते। इसके अलावा, अगर कोई सचमुच आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश किए बिना अगले जन्म की कोई संभावना नहीं रहती। या तो वह स्वर्ग और पृथ्वी तक जीवित रहता है, पुनर्जन्म से बच जाता है, या उसकी आत्मा क्षीण हो जाती है और उसका सार लुप्त हो जाता है। यही कारण है कि पिछले जन्मों के साथ संवाद के माध्यम से प्राप्त योग्यता लगभग हमेशा ऐसी होती है जो कभी सक्रिय नहीं हुई होती। फैंग शाओ यहाँ आने को लेकर वाकई काफी आशंकित था।
वह थरी लाइव्स टावर के रहस्य की वजह से नहीं, बल्कि अपनी असली उत्पत्ति के बारे में सोचकर आशंकित था। वह यहाँ देहांतरित हुआ था और इस दुनिया का नहीं है। तो क्या वह अब भी थरी लाइव्स टावर के जरिए अपने पिछले जन्म से संवाद कर सकता है? अगर कर भी सकता है, तो उसका पिछला जन्म कहाँ है? क्या वह अपनी मूल दुनिया में है, या इस दुनिया में? फिर भी, वह ये दांव खेलने के लिए दृढ़ था। उसे यह डर सता रहा था कि उसके इस दुनिया में आने का असली कारण थरी लाइव्स टावर में छिपा हो सकता है। चाहे वह सिर्फ अपने आसपास के रहस्य को उजागर करने के लिए ही क्यों न हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी सीनियर ब्रदर स्टॉप इट यू आर द विलन कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल नॉवल तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।